एक आदिवासी गांव में शिक्षा नाम की एक 17 वर्षीय आदिवासी लड़की रहा करती थी। पूरे गांव में सिर्फ शिक्षा ही थोड़ी पढ़ी लिखी थी। गरीबी के चलते और पैसों के अभाव में शिक्षा के माता पिता शिक्षा को इंटर के आगे तक नहीं पढ़ा सके। शिक्षा बुद्धि की बहुत तेज थी और हमेशा वो दूसरों की सहायता करती। एक दिन शिक्षा के पड़ोस में रहने वाली विमला ताई के 10 वर्षीय बेटे बिरजू को अचानक उल्टियां होने लगी। शिक्षा दौड़ी दौड़ी बिरजू को देखने चली गई। बिरजू को क्या हुआ विमला चाची? कुछ देर पहले तो ये बिल्कुल सही था। पता नहीं शिक्षा, जब से मैंने ये दवाई उसे खिलाई है तब से ही उसे उल्टियां होने लगी। लाइए दिखाइए जरा, कौन सी दवाई खिलाई है आपने? विमला ने दवाई का पत्ता शिक्षा को दे दिया। चाची, आपको ये दवाई किसने दी? ये तो 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। ये क्या होता है बेटी? एक्सपायर का मतलब होता है चाची कि 1 महीने पहले ही ये दवाई खराब हो गई है। इस दवाई को खाने से बिरजू की जान भी जा सकती थी। मैं तो डॉक्टर बाबू से ये दवाई लेकर आई थी। चलिए आप मेरे साथ डॉक्टर बाबू के पास। शिक्षा विमला को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, आपने चाची को ये एक्सपायर दवाई क्यों दी? आपको शर्म नहीं आती? बिरजू की जान भी जा सकती थी। अरे इसमें तो ऐसे ही एक्सपायरी डेट लिख देते हैं। तुम्हें पता है एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद भी 6 महीने तक इन दवाइयों को खाने से कुछ नहीं होता। आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आप अपनी डिग्री के बल पर मेरे भोले भाले अशिक्षित गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर मुझे नहीं। मैं आपकी सरकार से शिकायत करूंगी। इतना कहकर शिक्षा गुस्से में विमला को लेकर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। क्या बात है डॉक्टर बाबू, ये शिक्षा यहाँ क्या करने आई थी? मुखिया जी, सरकार इन गरीब आदिवासियों को जो भी मुफ्त में दवाइयाँ देती है वो तो तुम ले जाते हो और शहर में बने अपने मेडिकल पर बेच देते हो, और गांव में सुननी मुझे पड़ती है। तो मैं तुझे उसका हिस्सा भी तो देता हूँ। तो फिर शिक्षा का कुछ कीजिए मुखिया जी। अगर गलती से उसने सरकार से हमारी शिकायत कर दी ना, तो मेरी डॉक्टरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपकी मुखियागिरी भी। घबराओ मत डॉक्टर, शिक्षा का इलाज मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। मैं भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ये लड़की जरा सा पढ़ लिख कर क्या आ गई, खुद को ही इस गांव की प्रधान समझने लगी है। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से वो आदिवासी गांव तहस नहस हो गया। गांव वालों का सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया। बेचारे आदिवासियों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। शिक्षा मदद मांगने मुखिया के पास चली गई। सभी गांव के लोगों ने ही आपको चुनकर मुखिया बनाया है और उनकी मदद करना आपका कर्तव्य है। बेचारे गांव वाले कई दिनों से भूखे हैं। कपड़े ना होने की वजह से वो कहीं काम पर भी नहीं जा सकते। आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? देख शिक्षा, मैंने उन भिखारियों की मदद का कोई ठेका नहीं ले रखा। अरे बाढ़ के पानी ने सिर्फ इसी गांव का नहीं, न जाने कितने गांव का नुकसान किया है। तुम लोगों को तो इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम सब जिंदा बच गए, वरना बहुत से लोग तो जीवित भी नहीं बचे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मत भूलिए कि आप भी आदिवासी हैं। ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे तो क्या करूं? अपनी हवेली बेचकर उन भूखे और नंगे आदिवासियों के लिए नए कपड़े लेकर आऊं क्या? मैं सब जानती हूँ मुखिया जी। ये हवेली भी आपने चोरी करके ही बनाई है। जो पैसा सरकार हम गरीब आदिवासियों के लिए भेजती है वो तो हम तक पहुँच ही नहीं पाता। उसे तो आपके जैसे मुखिया ही खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। इतना कहकर शिक्षा वहाँ से गुस्से से चली गई। शिक्षा बहुत बुद्धिमान लड़की थी। गांव वालों की दुर्दशा उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने बड़ी मेहनत से जंगल के बड़े बड़े पत्तों की एक ऐसी चादर तैयार कर ली कि वो दूर से देखने में कपड़े की ही चादर मालूम होती थी।
कुछ ही समय बाद आदिवासी गांव के सारे लोग शिक्षा की बनाई हुई पत्तों की चादर को ओढ़ने लगे। महिलाएं और पुरुष काम पर जाने लगे। उनकी जिंदगी अपनी पटरी पर वापस लौटने लगी। लेकिन ये बात मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस शिक्षा ने तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। मैं सोच रहा था कि कुछ समय के बाद ये भूखे और नंगे आदिवासी बिना कपड़ों के ही मर जाएंगे और मैं इनकी सारी जमीन बेच दूंगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़की का कुछ कीजिए। तुम एक डॉक्टर हो, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। वो कैसे? आदिवासी जिस तालाब का पानी पीते हैं, तुम उसमें कुछ ऐसी दवाई मिला दो जिससे वो बीमार पड़ जाएं। मैं सारा इल्जाम शिक्षा पर डाल दूंगा, लेकिन ऐसे तो सिर्फ शिक्षा ही फंसेगी। आदिवासियों को कैसे बाहर निकालोगे? एक बार इस शिक्षा का इलाज हो जाए, उसके बाद आदिवासियों को बाहर निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। अचानक मुखिया की आंखों में धूर्तता चमक आई। मुखिया के कहने पर डॉक्टर ने ऐसा ही किया। उसने गांव के तालाब में कुछ एलर्जिक दवाइयां मिला दी, जिससे पूरे गांव में खुजली फैल गई। जब भी कोई गांव वाला इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उससे यही कहता कि जो पत्तों की चादर शिक्षा ने बनाई है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। कुछ समय बाद मुखिया गांव में जाकर बोलता है, गांव वालों, तुम्हारी बीमारी का कारण कोई और नहीं बल्कि शिक्षा है। बाढ़ के बाद शिक्षा मदद मांगने के बहाने मेरी हवेली आई थी। सरकार ने मुझे तुम लोगों की मदद के लिए जो पैसे दिए थे, मैंने शिक्षा को दे दिए, ये सोचकर कि शिक्षा एक पढ़ी लिखी लड़की है। मगर शिक्षा ने उन पैसों से नई चादर खरीदने की बजाय तुम सबको पत्तों की चादर पहना दी, वो भी उन बेकार पेड़ों की जो पहले से ही इन्फेक्टेड थे। भोले भाले आदिवासी मुखिया की बातों में आ गए और वे सभी लोग शिक्षा को दोषी समझने लगे। सभी गांव वाले शिक्षा के घर में घुस गए। तभी गांव का मुखिया बोला, मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया है, तुम सब इसके खिलाफ गवाही पुलिस को दे देना। इसकी सजा यही है कि सारी जिंदगी जेल में काटे। इंस्पेक्टर कदम ने शिक्षा को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। मुखिया मुस्कुराता हुआ शिक्षा से बोला, देखा हमसे टकराने का अंजाम। तुझे बड़ा मजा आता था ना उन भूखे और नंगे आदिवासियों की मदद करने में। अब सड़ती रहना सारी जिंदगी जेल में। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। इंस्पेक्टर कदम लॉकअप में बंद शिक्षा की ओर देखकर बोला, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? मुखिया जी ने तुझ पर भरोसा करके पैसे दिए और तूने वो सारे पैसे हड़प लिए। सीधी तरह से बता दे कि वो पैसे तूने कहाँ रखे हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुखिया झूठ बोल रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही दोष है कि मैंने गांव वालों की मदद की है, और यही बात मुखिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुखिया सारे गांव की जमीन हड़पना चाहता है। शिक्षा बेबसी से रोने लगी। शिक्षा के आंसू देखकर इंस्पेक्टर कदम को उन आंसुओं में सच्चाई नजर आने लगी कि तभी वहां पर गांव की आदिवासी महिला आ गई। शिक्षा सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर और मुखिया दोनों मिले हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर बाबू को गांव के तालाब में कुछ मिलाते हुए देखा है। उसके बाद से ही ये खुजली की बीमारी फैली है। अरे सरकार को तो शिक्षा को इनाम देना चाहिए। इसने अपनी तेज बुद्धि से पत्तों की एक ऐसी चादर बना दी जो कि बिल्कुल कपड़े की तरह मालूम पड़ती है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बुद्धिमान बच्चों को इनाम नहीं बल्कि सजा मिलती है। अरे वो डॉक्टर तो खुद खराब दवाइयां गांव वालों को देता है। तो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं एक बार मुखिया और डॉक्टर से पूछताछ करके इस मामले की छानबीन करूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर कदम मुखिया के घर पर चला गया। मगर जैसे ही इंस्पेक्टर कदम ने मुखिया के घर पर कदम रखा, उसने देखा कि मुखिया और डॉक्टर दोनों मिलकर आदिवासियों और शिक्षा का मजाक उड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर कदम ने चुपके से उनकी सारी बातें सुन ली। वाकई मुखिया जी,
क्या दिमाग पाया है तुमने? कितनी आसानी से तुमने शिक्षा को फंसा दिया। बेचारी शिक्षा ने गांव वालों की मदद की और गांव वालों ने उसके ही खिलाफ गवाही भी दी। देखते जाओ डॉक्टर, कुछ दिनों बाद मैं इन आदिवासियों को धक्के देकर कैसे बाहर निकालता हूँ और उनकी सारी जमीन मैं शहर के लोगों को बेच दूंगा। उसके बाद हम दोनों सारी जिंदगी ऐश से गुजारेंगे। तभी इंस्पेक्टर कदम गुस्से से उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर कदम ने मुखिया और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर कदम ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुखिया और डॉक्टर की करतूत सारे देश को बताई और शिक्षा की बुद्धिमानी से बनाई हुई पत्तों की चादर की तारीफ सारे देश के सामने की। कुछ ही समय में शिक्षा की बनाई हुई पत्तों की चादर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। मीरपुर गांव में बुद्धू रहता है। बुद्धू के माँ बाप नहीं हैं। बुद्धू के अंदर कोई चालाकी नहीं होने के कारण सब उसको बुद्धू कहते हैं। बुद्धू गांव के बाहर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर काम करता है। बुद्धू सुबह उठा और चाय की दुकान में सबसे पहले सफाई करने लगा। तभी दुकान का मालिक हरिचंद वहां आया। अरे बुद्धू, नागेंद्र नहीं आया? नहीं मालिक, अभी नहीं आया। फिर आज दुकान का सामान कैसे लाएं? वो स्पेशल चाय पत्ती तो वही मिलती है जहाँ से 3 खतरनाक रास्ते हैं और वो सिर्फ नागेंद्र ही ला सकता है। मालिक, उन रास्तों में कोई और क्यों नहीं जा सकता? अरे तू पागल है क्या? उस गांव के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं और पहला रास्ता नदी से होकर जाता है, दूसरा रास्ता आग से भरा है और तीसरा रास्ता आग के अंगारों से भरा है। फिर नागेंद्र आग में जलता क्यों नहीं है? तू सच में बुद्धू ही है। अरे मूर्ख, नागेंद्र पहले रास्ते से नदी पार करके जाता है, बाकी 2 से जाना तो उसके बाप के बस का भी नहीं है। अच्छा चल, मैं अब जा रहा हूँ और नागेंद्र आए तो मुझे बुला लेना। हरिचंद बुद्धू को जिम्मेदारी देकर चला जाता है। बुद्धू भी चाय बनाने लगा और रेलवे स्टेशन से उतरने वालों को चाय बेचने लगा। नागेंद्र भी आ गया और बुद्धू जल्दी से दौड़कर हरिचंद को बुला लाया। अरे बुधिया भाई, हमारा शेर आया है, इसको एक बढ़िया चाय पिलाओ। बुद्धू नागेंद्र के लिए चाय लेकर आता है। कहिए साहब, कितना माल लाना है? नागेंद्र, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं यहाँ पर। हाँ तो और क्या ये आसान बात है? मौत के मुंह में पाँव रखकर चाय पत्ती लाता हूँ मैं। हाँ, अब जाओ और जल्दी से ले आओ और सुनो, ये पता किसी को बताना मत कि तुम कहाँ से और कैसे चाय पत्ती लाते हो। मैं चाय पत्ती तो ले आऊंगा, लेकिन मुझको अब 5,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे? लेकिन क्यों? जान जोखिम में डालकर जाता हूँ मैं, लेकिन इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता हूँ। देखो, अगर आपको आपका बिजनेस चलाना है तो आपको पैसे तो देने ही होंगे, वरना मैं तो जा रहा हूँ। चाहे मेरा काम चले या ना चले, लेकिन इतने ज्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी और मैं डूब जाऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बुद्धू भी वहाँ खड़े होकर सारी बातें सुन रहा है। मालिक, क्या मैं चाय पत्ती लेकर आ सकता हूँ? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने एक कहावत नहीं सुनी क्या? जिसका काम उसी को साझे। तेरे बस में नहीं है ये, तू सिर्फ चाय बना। मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। मैं पहले से ही अपने बिजनेस के डूबने के लिए परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि उस चाय पत्ती के बिना मेरी दुकान नहीं चलने वाली। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। हरिचंद भविष्य के बारे में चिंता करते हुए बहुत परेशान हो गया और वहीं जमीन पर ही लेट गया। बुद्धू से अपने मालिक की ये हालत देखी नहीं जा रही है, क्योंकि बुद्धू जानता है कि इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। मैं दिमाग से बुद्धू हूँ, लेकिन मैं जरूर उस जगह पर जाऊंगा। बुद्धू अपने मालिक को बिना बताए उस गांव की ओर चल दिया और कुछ घंटे चलने के बाद ही बुद्धू को 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता सीधा जा रहा है, जिस पर नदी है और बहुत ज्यादा पानी है। दूसरा रास्ता बाएं तरफ से है और उस पर बहुत ज्यादा आग है। जब बुद्धू दाएं तरफ देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वहाँ आग के दहकते हुए अंगारे हैं। हे भगवान, ये कैसे रास्ते हैं? मैं कैसे जाऊंगा अंदर? लेकिन मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक की ये हालत नहीं देख सकता हूँ।
इसलिए मैं नदी तैर कर जाऊंगा, और अगर ये नदी मुझे डुबाएगी तो डुबा ले, लेकिन जिसने मुझे बेटे की तरह पाला है, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बुद्धू हाथ जोड़कर आंखें बंद करके डरते हुए नदी में कदम रखता है, लेकिन बुद्धू को महसूस होता है कि नीचे कोई रास्ता है। बुद्धू ने आंखें खोलकर देखा कि उसके पैरों के नीचे रास्ता है। नदी के ऊपर एक रास्ता बन गया। बुद्धू ये देखकर उछल गया और उसने आसानी से नदी पार कर ली। जब बुद्धू पत्तियां लेकर वापस आया तो नदी का रास्ता बोल पड़ा, बुद्धू, तुम कल भी आओगे ना? कौन है यहाँ? अरे बुद्धू, मैं जादुई रास्ता हूँ। तुम्हारे ऊपर दया करके मैंने तुम्हारी मदद की है। अब तुम रोज यहाँ आ सकते हो। धन्यवाद जादुई रास्ते, अब मैं रोज यहाँ आया करूँगा। बुद्धू खुशी खुशी दुकान की ओर चल दिया। बुद्धू हरिचंद को बिना कुछ बताए दुकान से भागा था, इसलिए हरिचंद बहुत गुस्से में है और बुद्धू के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए बुद्धू पर पड़ गई। बुद्धू को मुस्कुराता हुआ देखकर हरिचंद का गुस्सा और तेज हो गया। उसने एक डंडा उठाया और बुद्धू को मारना चालू कर दिया। कहाँ गया था? मैं जादुई रास्ते से आपके लिए पत्तियां लाने गया था। बुद्धू ने पत्तियां हरिचंद के हाथ पर रख दी। ये देखकर हरिचंद को बहुत हैरानी भी हुई, लेकिन उसको बहुत रोना आया। उसने बुद्धू को गले लगा लिया और अपना बेटा मान लिया। अधिक पैसों के लालच में नागेंद्र ने अपने पेट पर खुद लात मारी थी, इसलिए अब उसने बुद्धू पर नजर बनानी शुरू कर दी और एक दिन बुद्धू को जादुई रास्ते के पास रोक लिया। अरे बुद्धू रुको, तुम इसमें डूबकर मर जाओगे। नहीं नहीं भाई, मैं इसमें नहीं डूबूंगा, ये एक जादुई रास्ता है। बुद्धू ने अपने भोलेपन में नागेंद्र को भी सारी बात बता दी। अच्छा बेटा, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो, कुछ तो तुम्हारा करना पड़ेगा। नागेंद्र ने बुद्धू को एक पेड़ से बांध दिया। अरे भैया, क्या कर रहे हो? अब तू यहीं मर, कोई जंगली जानवर आएगा और तुझे खाएगा। नागेंद्र ने जैसे ही नदी में कदम रखा, नदी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और तीनों रास्ते आपस में मिल गए। अब नागेंद्र आग में जलता रहा और पानी में भी डूब गया। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई और रास्तों से आवाज आई, हम तीनों जादुई रास्ते सिर्फ भोले भाले लोगों पर ही दया करते हैं। जो भी हमारा चालाकी से दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, हम उसका यही हाल करते हैं। आओ बुद्धू, चाय पत्ती ले आओ और ये 2 मटके भी उठा लो। बुद्धू हीरे जवाहरात से भरे 2 मटके लेकर दुकान पर पहुंचा और हरिचंद ने 1 महीने में ही एक बड़ा होटल खोल लिया, जिसमें वो चाय उसकी ब्रांड बन गई और बुद्धू की भी शादी हो गई। बुद्धू अभी भी जादुई रास्तों की सहायता से चाय पत्तियां लेकर आता है, जिसकी वजह से दूर दूर उसकी ख्याति फैल गई। एक शहर में रवीना अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। रवीना के पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। रवीना बहुत अमीर लड़की है और उसकी पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल और कॉलेज से हुई है, जबकि उसके चाचा गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। उनकी भी एक बेटी है जिसका नाम सिमरन है। सिमरन की पढ़ाई गांव में ही हुई है। रवीना की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उसकी शादी है, इसलिए वो गांव से 1 महीने पहले ही सिमरन को बुला लेती है ताकि वो घर के काम संभाल सके। सिमरन, you're most welcome in our luxury house. ओह, शायद तुम नहीं समझी हो। मैं बोल रही हूँ कि हमारे बड़े से घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू दीदी। हाँ हाँ जरूर, अब तू आ गई है तो सब सीख ही जाएगी। वैसे तूने गांव में इंग्लिश बोलना तो नहीं सीखा होगा और तेरे पापा ने तुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया होगा। दीदी, गांव में सरकारी स्कूल ही होते हैं। हाँ हाँ मैं समझ गई। वैसे भी औकात नहीं है तुम लोगों की कि प्राइवेट स्कूल में जा सको। दीदी अंदर चलें? हाँ हाँ जरूर। रवीना सिमरन को अंदर लेकर चली जाती है और सिमरन के गरीब होने के कारण उसको खूब ताने देती है। सिमरन यहाँ सारा दिन काम करती है और फिर इनके ताने भी सुनती है, इसलिए सिमरन को आज रोना आ गया।
पापा ने मुझे कहाँ भेज दिया और मम्मी ने कहा है कि किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। और ये रवीना तो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि अपनी बहन भी मजाक बना रही है। तभी बाहर से रवीना आ जाती है। सिमरन, तुम अभी बिजी हो क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, मैं तो फ्री हूँ। चलो तो फिर मार्केट चलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, कुछ ढंग का पहन लेना। दीदी, मेरे पास तो सलवार सूट ही है, मैं इसके अलावा क्या पहनूं? अरे यार, तुम गांव के लोग भी ना जाने क्या क्या पहनते हो। चलो कोई नहीं, वही कपड़े पहन लो, मैं बाजार से तुम्हें कोई टॉप दिलवा दूंगी। रवीना बाजार में सिमरन को लेकर शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। रवीना सिमरन को लेकर सबसे पहले लहंगे की दुकान पर जाती है। मुझे तो ये लहंगा पसंद आ रहा है, इसकी कीमत पूरे 50,000 है। हाँ दीदी, ये देखने में भी बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन तू सिर्फ इसके ख्वाब ही देख सकती है, क्योंकि तेरी शादी भी सूट में ही होनी है। चलो ना दीदी, कहीं और चलते हैं। अरे, ये मेरी शादी की शॉपिंग हो रही है, ऐसे होता है क्या? कितनी जल्दी आओ और चले जाओ। ये शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी रवीना की शादी है, किसी गांव के किसान की नहीं। दीदी, आप हर बात पर मेरे पापा की बेइज्जती क्यों करती हो? ओ, बाबू को बुरा लगा? सॉरी बच्चा, मुझे पता नहीं था कि तेरे पापा के पास तो मर्सिडीज है और मैंने बेल बुग्गी बता दी। चल अब आजा, मैं तुझे भी कपड़े दिलवा देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे दोस्त आ जाएंगे। नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुझे कुछ नहीं चाहिए तो अब मैं अपनी बाकी की शॉपिंग कर लेती हूँ। ले, ये लहंगे का बैग तू पकड़ ले। सिमरन लहंगे का बैग पकड़कर चुपचाप चलने लगती है, लेकिन तभी रवीना की 2 फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। वो लोग काफी देर तक बातें करते हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है, रवीना, ये कौन है? यार, आप लोग भी ना देख कर नहीं पहचान सकते? उसके कपड़े देखो, नौकरानी है वो मेरी, आज साथ ले आई ताकि मेरी हेल्प हो सके। हाँ यार, नौकरानी हो अगर तो कितना इजी हो जाता है ना सब करना। उनकी बातें सिमरन भी सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सिमरन सोच लेती है कि वो अब इस शहर में बिल्कुल नहीं रुकेगी। दीदी, मैं अपने गांव जा रही हूँ। हाँ हाँ, चली जाना, मैं क्या तुझे रोक रही हूँ, लेकिन आज और रुक जा, क्योंकि लड़का मुझसे मिलने आ रहा है। बस तू छोटी बहन होने के नाते आज मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, आज रुक जाती हूँ, लेकिन कल नहीं रुकूंगी। अगर तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा तो मैं खुद तुझे छोड़ आऊंगी। वैसे इस घर में तेरे लिए मौज ही मौज है, कुछ कमी तो है नहीं। सिमरन रवीना की बात मान जाती है और शाम को लड़का विजय भी आ जाता है। सिमरन उसकी खूब देखभाल करती है। विजय चला जाता है और मंगनी की डेट भी फिक्स हो गई है, लेकिन सिमरन अपने घर नहीं गई और वो रवीना के पास ही रुक गई। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था और रवीना के पापा ने बहुत अच्छी तैयारियां की। गांव से सिमरन के मम्मी पापा भी आ गए। अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई। मैं रवीना को अंगूठी नहीं पहना सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी लोगों के सामने ऐसे बात करने की? क्या तुम जानते नहीं कि मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मना कर रहा हूँ। मैं सिमरन से शादी करूँगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उसको जानते भी हो? मैं तुमसे पहले सिमरन को ही जानता था, और हाँ, ये सारा खेल हमने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ही किया है। तुम पैसों से अमीर हो, लेकिन तुम धूल के बराबर हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। और सिमरन सिर्फ पैसों से गरीब है, जबकि उसका दिल बहुत बड़ा है और वो गांव के सभी बच्चों को रोजाना फ्री में पढ़ाती भी है। उसका गांव में स्किल डेवलपमेंट का एक कोचिंग सेंटर है और वो भी बिल्कुल फ्री है। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। विजय और सिमरन की शादी हो जाती है और रवीना का घमंड चूर चूर हो जाता है।